हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। और दूसरा ऑप्शन तो अपने पास पढ़ने के अलावा बचा नहीं है ना। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, फर्स्ट चैप्टर जो अध्याय प्रथम था उसको हमने समाप्त कर दिया था। और अब हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं चैप्टर नंबर 2, अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है, क्या नाम है, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव कहलाता क्या है? विद्युत विभव कहलाता है कि मान के चलो एक कोई चार्ज है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य हमें करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव। अब ये जो है विद्युत विभव, यहाँ क्या लिखा है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाए। और विभवांतर क्या होता है? विभवांतर आप यहां देख सकते हो। विभवांतर होता है कि विद्युत क्षेत्र के ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, चार्ज को ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है वो विभवांतर कहलाता है। बेसिक डिफरेंस बहुत ही क्लियर यदि आपको मैं करूं तो, जैसे आपके घर में एक लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, आपके घर में पंखा चल रहा है ना। तो वहां से आपको लाइट कहां से मिल रही है? वहां से लाइट आपको मिल रही है आपके बोर्ड से। और आपके बोर्ड में लाइट कहां से आ रही है? आपके बोर्ड में कहीं बाहर से लाइट आ रही है ना, किसी लाइन के थ्रू आ रही होगी, डीपी वगैरह रखी होंगी उनके थ्रू आ रही होगी, पावर हाउस से आपके घर में बिजली आ रही होगी। तो यहाँ पर जो चार्ज है, आपको पता है ना, ये चार्ज ही लेकर आते हैं विद्युत धारा। हम आगे पढ़ेंगे इसको। यहाँ पर जो चार्ज है वो कहां से आ रहा है? उसके लिए तो ये अनंत हो गया ना। आपके यहाँ जो डीपी लगी है, या पावर हाउस जहां बना है, या और आगे चले जाओ पावर प्लांट है, वहां से बिजली आ रही है पावर हाउस में, वहां से डीपी में, वहां से आपके घर में। तो ये एक आवेश के लिए तो वो जो पावर प्लांट बना हुआ है वो क्या हो गया? उसके लिए तो वो हो गया अपना अनंत। तो वहां से आपके बोर्ड तक लाने में हमें उस आवेश को आपके बोर्ड तक लाने में जो कार्य करना पड़ा वह क्या कहलाता है? वह विद्युत विभव कहलाता है। उम्मीद है कि आपको विद्युत विभव जो है उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब यदि विभवांतर की बात करें तो विभवांतर होता है एक ही विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह क्या होता है? वह विभवांतर होता है। ये आप नॉर्मल अपने सर्किट में देख सकते हो। नॉर्मल सर्किट मतलब यदि आप एक नॉर्मल सर्किट बनाएं, है ना, जिसमें हमने एक सेल को कनेक्ट करके रखा है, उसमें हमने एक नॉर्मल सा क्या बना दिया, एक बल्ब बना दिया। तो इसमें एक सर्किट में एक ही यहीं पर चार्ज घूमते रहेंगे इसी सर्किट में। जैसे आपके घर में आपके पास रिमोट होगा, तो रिमोट में क्या करता है चार्ज? रिमोट में उसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रहता है और उसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है नहीं जाता? तो आपके रिमोट में जो विद्युत जो आवेश है वह यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है और उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, अच्छा वो कार्य करता कौन है? रिमोट में चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कौन ले जाता है? आपका सेल। कौन ले जाता है? यहाँ क्या लगा होता है? सेल। वही सेल क्या करता है? चार्ज को आगे बढ़ाता है। तो वो सेल ही क्या है? वो सेल ही तो है विभवांतर, क्योंकि वो एक ही विद्युत क्षेत्र में एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कर रहा है। उम्मीद है आपको ये चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी अब कि विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, वो आप देख सकते हो। और दोनों में बहुत बस यही डिफरेंस है, एक को हम ला रहे हैं अनंत से और दूसरे को हम वही के वही सर्किट में क्या कर रहे हैं, वही के वही करंट को फ्लो करा रहे हैं। अब मान के चलो कि हमें एक आवेश है जिस पर Q चार्ज, एक आवेश है जिसका आवेश क्या है? Q है ना। और उसको अनंत से या फिर एक पॉइंट से उसी विद्युत क्षेत्र में दूसरे पॉइंट तक ले जाने में W क्या किया गया हो? वर्क। कितना वर्क किया हमने? W। मतलब कि अनंत से या विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक आवेश को ले जाने में हमें W कार्य करना पड़ा है। तो फिर वहां पर जो विद्युत विभव है या जो विद्युत विभवांतर है दोनों सेम है, दोनों ही सेम है, दोनों की एसआई यूनिट सेम है। यदि दोनों की आप विमीय सूत्र की बात करें तो वो दोनों सेम है, दोनों ही अदिश राशियां हैं, है ना। दोनों को हम V से ही प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो वहां पर मेरे V का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वर्क डन अपॉन में चार्ज।
मतलब कि किया गया कार्य अपॉन में क्या आ जाएगा, आवेश, मतलब एक आवेश द्वारा जो कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, मेरा विभवांतर या फिर विभव। यदि हम इसकी मात्रक की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि वर्गडन या फिर कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और जो आवेश होता है इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो आ गया जूल पर कूलाम। यदि हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो अलेक्जेंडर वोल्टा के नाम पर इसकी एसआई यूनिट क्या रखी गई, वोल्ट। और यदि ये किसी व्यक्ति के नाम पर कोई एसआई यूनिट रखी जाती है तो हम उसे कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, इसीलिए इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, वोल्ट। और यदि विमीय सूत्र देखें तो ml स्क्वायर t - 2 a - 1, ये क्या हो गया इसका विमीय सूत्र। और ये दोनों ही कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। यदि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है, तो यदि हम देखें तो 1 कूलाम चार्ज के द्वारा यदि 1 जूल का वर्गडन किया जाए तो वो किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट। यदि आपसे पूछा जाए 100 वोल्ट क्या होता है, क्या पूछा जाए 100 वोल्ट क्या होता है, 100 वोल्ट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, 1 कूलाम चार्ज के द्वारा यदि कितना वर्गडन कर दिया जाए, 100 जूल का वर्गडन कर दिया जाए, यदि वही 1 कूलाम चार्ज कितना वर्गडन करे, कितना कार्य कर ले, 1 कूलाम चार्ज यदि 100 जूल का कार्य कर ले तो वो 100 वोल्ट के बराबर। 1 कूलाम चार्ज 1000 जूल का वर्गडन कर ले, 1000 जूल का क्या कर ले, कार्य कर ले, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1000 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो ये क्रिस्टल क्लियर, आप बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी, ये आप समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक और चीज आती है कि विभव या फिर विद्युत विभव विभवांतर के प्रकार। तो यहाँ पर विद्युत विभव या विभवांतर कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्युत विभव जो होंगे वो सामान्यतः 2 प्रकार के। एक तो होगा कौन सा, ऋणात्मक विभव, और दूसरा होगा कौन सा, धनात्मक विभव। अब देखिए ऋणात्मक और धनात्मक विभव आप कैसे समझ सकते हैं। अब आप मान के चलो, डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल है कि यदि किसी अनंत से या फिर एक ही बिंदु से, किसी विद्युत क्षेत्र के एक ही बिंदु से या फिर अनंत से एक परफेक्ट पॉइंट जहां पर हमें वो चार्ज चाहिए है, वो आवेश चाहिए है, वहां तक उस आवेश को, दूसरे आवेश को वहां तक ले आने में यदि हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़े, किसी और को कार्य करना पड़े, समझ रहे हो ना, कि यदि जो धनावेश है उसको विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमें कार्य करना पड़े, किसको, हमें कार्य करना पड़े, तो फिर वहां पर विद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और यदि वो आवेश स्वयं कार्य करे वहां तक आने का, तो फिर वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक विद्युत विभव हो जाएगा। जैसे इसको अपन बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत इजी वे में समझते हैं। मान के चलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी फील्ड बनी हुई है ना, यहाँ पर यह हम माने कि या पॉजिटिव या नेगेटिव हम कोई भी चार्ज ले सकते हैं। मान के चलो कि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज। अब यदि एकांक किसी भी, मान के चलो नेगेटिव चार्ज है मतलब कि ऋणात्मक चार्ज है, अब मान के चलो यहाँ एक कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमें यहाँ तक लेकर आना है। अब यदि आप देखोगे तो यहाँ पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, ऋणात्मक, यहाँ कौन सा है, धनात्मक, तो विपरीत आवेश होगा। विपरीत आवेशों में क्या होता है, बहुत अच्छे से जानते हो। देखो यदि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हो कि ना, जो सेम आदमी होता है ना, उसकी उस आदमी से पटरी नहीं खाती, समझ रहे हो ना, तो वो उसको क्या कर सकता है, सेम व्यक्ति ही वैसे ही व्यक्ति को पटरी नहीं खाती, तो वो उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, उसमें अच्छे जो प्रतिकर्षण है वो ज्यादा होगा। और जो विपरीत आवेश होता है, ये आप बहुत अच्छे से समझते हो कि जो विपरीत आवेश होता है उनमें क्या होता है, बहुत अच्छे से आकर्षण होता है, समझ में आया। तो यदि यहाँ पर कौन सा चार्ज, ऋणात्मक, और यहाँ कौन सा चार्ज, धनात्मक, तो ये अपने आप इसके पास आएगा कि मुझे इसको लाना पड़ेगा, ये अपने आप इसके पास आएगा भाई, क्योंकि प्लस को क्या पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है। जैसे बेबी को बेस पसंद है, ऐसे ही प्लस को माइनस भी पसंद है, तो ये अपने आप आएगा। तो यहां से यहां तक आने में कार्य कौन करेगा, ये स्वयं आवेश करेगा, इसको हमें यहाँ लाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आवेश द्वारा क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये विभव क्या होगा, ये ऋणात्मक विभव होगा। और मान के चलो कि यहाँ पर एक कोई चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, ऋणात्मक चार्ज है। अब यहाँ भी ऋणात्मक भैया, यहाँ भी ऋणात्मक, अब ये तो अपने पास यहाँ जाने से रहा, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको हमें यहाँ एक एक्सटर्नल वर्क कौन करेगा वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा कि भैया तुम इसके पास जाओ, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित।
तो हमें इस पर यहां से यहां तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। तो यदि हमें इन द सेंस कोई भी एक्सटर्नल चीज हो, ये अपने आप नहीं जाए, तो हमें यदि इस पर एक्सटर्नल वर्क करना पड़े इसको यहां से यहां तक ले जाने में, तो वो विभव क्या कहलाएगा? वो ऋणात्मक विभव कहलाएगा। समझ में आया? यह ऋणात्मक विभवांतर कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आपको विभव और विभवांतर में जो डिफरेंस है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। क्या विभव है, क्या विभवांतर है। आई बस मिनट, चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। मान के चलो कि यहाँ पर एक कोई बिंदु आवेश है और ये क्या है उसका, इसका विद्युत क्षेत्र है, और वो बिंदु आवेश हमने क्या मान लिया, क्यों। और यहाँ पर अनंत में स्थित कोई आवेश है क्यू नॉट, इसे हमें कहाँ तक लेकर आना है, क्यू तक। मान के चलो यहाँ इसकी डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस हमने क्या मान ली, एक्स मान ली। और यहाँ से हमें इसको कहाँ तक लाना है, यहाँ से ये डिस्टेंस मान ली हमने आर। तो अभी क्यू नॉट को एक्स अनंत से कहाँ तक लेकर आना है, आर। मतलब इस आर डिस्टेंस तक, इसके क्षेत्र की डिस्टेंस तक हमें इसको लेकर आना है। यदि हमें इसको यहाँ तक लेकर आना पड़ेगा, तो देखो सबसे पहले तो इसको यदि यहाँ से यहाँ तक लेकर आना है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, ये रहेगी। मतलब वो यहाँ आएगा, लेकिन उस पर बल किस साइड लगेगा, तो उस पर बल इस साइड लगेगा। मतलब उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का, मतलब कि बल F और उन दोनों के बीच में x, F और x के बीच में कितने डिग्री का एंगल रहेगा, 180 डिग्री का एंगल रहेगा। अब मान के चलो इस बिंदु आवेश को इस विद्युत क्षेत्र तक आने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो वो वर्क डन रहा कितना अपना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर F इंटू dx cos थीटा। ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वर्क डन dw इज इक्वल टू F इंटू dx cos थीटा। ये आप बहुत अच्छे से पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब F यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, K Q नॉट अपॉन में r स्क्वायर। लेकिन ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी मानी हमने, x। तो यहाँ हम ये क्या लेंगे, x स्क्वायर इंटू cos थीटा। थीटा कितना है, अभी बताया हमने आपको 180 डिग्री। और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, cos 180 की वैल्यू होती है -1। कितनी होती है, -1। तो यहाँ पर जो मेरा dw वर्गडन था वो हो गया -k q नॉट अपॉन में x स्क्वायर इंटू में dx। अब यदि हमें पूरा वर्गडन निकालना है, पूरा वर्गडन निकालना है, पूरा वर्गडन का कितना लगेगा उसको, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए करते हैं इंटीग्रेशन, मतलब कि समाकलन। तो इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन। ठीक, और समाकलन यदि हम करेंगे तो यह आ जाएगा dw कहां से कहां तक लेकर आ रहे हैं इसको, अनंत से कहां तक लेकर आ रहे हैं, r त्रिज्या तक। तो इसका अनंत से r तक हो गया इंटीग्रेशन -k q नॉट अपॉन में x स्क्वायर इंटू dx। अब ये वर्गडन जो है dw का इंटीग्रेशन क्या होता है, dw का इंटीग्रेशन होता है w, बाहर आ गई कांस्टेंट वैल्यू k q नॉट, और ये यहाँ इंटीग्रेशन हुआ अपना फ्रॉम इनफाइनाइट टू r, और ये आ गया 1 अपॉन x स्क्वायर dx। और इसी 1 अपॉन x स्क्वायर dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, k q नॉट, और इसको मैं लिख सकता हूँ इनफाइनाइट टू r x -2 dx। और x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बताओ, x टू द पावर -2 का मैथ्स वाले बहुत जल्दी बताएं, x टू द पावर -2 का क्या होता है, x टू द पावर -1 अपॉन में -1, और मेरी लिमिट चली जाएगी फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। तो ये w इज इक्वल टू क्या आ गया, w इज इक्वल टू आ गया माइनस और माइनस हो गए प्लस k q नॉट। पहले हम क्या लेंगे, और ये आ गया r इनवर्स मतलब 1 अपॉन x, और कहां से कहां ले जाना है, फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। ठीक है ना। अब हम रख देंगे k q नॉट, पहले हम रखेंगे लोअर लिमिट 1 अपॉन r, और फिर रखेंगे क्या, 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 1 अपॉन इनफाइनाइट को लिख सकते हैं 1 अपॉन 0, 0 ऊपर गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, इसकी वैल्यू आ गई 0। तो वर्गडन क्या आ गया, k q नॉट अपॉन में आ गया r, क्या आ गया r। लेकिन हमें निकालना क्या है, विद्युत विभव। क्या निकालना है, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव के लिए हमने अभी सूत्र देखा, विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, विद्युत विभव v इक्वल टू होता है
वर्क डन अपॉन में चार्ज, एक चार्ज जो वर्क डन करे वो विद्युत विभव है, तो V इज इक्वल टू आ गया वर्क डन क्या निकालना हमने, वर्क डन निकाला K Q नॉट अपॉन में R, और इसकी अपॉन में क्या आ जाएगा ये Q नॉट, एक वर्क डन, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो वर्क डन आ गया K Q अपॉन में R। तो ये था विद्युत विभव अनंत से किसी बिंदु R त्रिज्या तक लाने में जो विद्युत विभव वो कितना आएगा अपना K Q अपॉन में R, ठीक है ना। चलिए अब अपन नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अब इस थोड़ा सा इसको अपन जल्दी करते हैं क्योंकि एक बार अपन ने वैद्युत द्विध्रुव का एक जो व्यंजक है वो हम कर चुके हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बताने की जरूरत है नहीं, जो समान है ना, दो परिमाण में समान लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे से यदि बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हों तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। अब मान के चलो ये वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु है O, और इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव हमें निकालना है। यदि हम O से ये धनात्मक अक्ष के बीच की दूरी लें तो ये भी क्या हो जाएगी, ये स्मॉल l, और ये भी क्या हो जाएगी, इसको यदि हम a लें 2a लें तो ये क्या हो जाएगी स्मॉल a, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी स्मॉल a, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं कि माइनस q, कौन से ऋणात्मक माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर बिंदु P पर अपना विद्युत विभव क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा, बिंदु P के कारण अभी हमने निकालना ना, तो वो आएगा माइनस KQ अपॉन में R, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अच्छा यहाँ R की जगह पर क्या आएगा, ऋण के कारण निकालना है ना, तो ये पूरी डिस्टेंस है R और ये क्या है A आ जाएगा R माइनस A, KQ अपॉन में R माइनस A। अब यदि हम प्लस Q आवेश के कारण देखें, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, यदि हम वो ज्ञात करें तो क्या होगा, बिंदु P पर विद्युत विभव, ठीक है ना। प्लस Q आवेश के कारण क्या होगा, पहले तो हम ये लिख देते हैं कि KQ तो आएगा ही, KQ क्यों नहीं आएगा भाई R। अच्छा डिस्टेंस क्या है, प्लस Q से इस बिंदु P के बीच की डिस्टेंस क्या है, देखो ये O से P R डिस्टेंस पर है और O से प्लस Q A पर है, तो ये हो जाएगी R प्लस A, कितनी हो जाएगी R प्लस A, और इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 2। अब जो कुल विद्युत विभव है, कुल विद्युत विभव वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा R माइनस Q के कारण या प्लस Q के कारण, प्लस ये आ जाएगा V प्लस Q के कारण और V माइनस Q के कारण। तो कुल विद्युत विभव अपना आ गया कितना, KQ अपॉन R प्लस A, ठीक है ना, और आ गया यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ माइनस लगा दिया KQ अपॉन में R माइनस A, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, देखिए यदि हम देखें तो KQ तो दोनों में कॉमन आ गया, ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है यहाँ पर 1 अपॉन R प्लस A, और यहाँ बच रहा है 1 अपॉन R माइनस A, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम लेंगे LCM, तो LCM क्या आ गया R प्लस A और R माइनस A आ गया LCM, यहाँ क्या बचा R माइनस A और माइनस यहाँ क्या बचा R प्लस A। समझ में आता जा रहा ना, समझ में नहीं आए तो उसको पॉज करें और एक बार रिवर्स करके देखें, पूरा समझ में आ जाएगा। एलसीएम क्या है R प्लस A और यहाँ पर R माइनस A, ठीक है ना। यहाँ क्या बचा R माइनस A, माइनस का अंदर इंटू किया तो माइनस R और ये आ गया माइनस का A, ठीक है ना, माइनस का A माइनस R, ये कैंसिल हो गए। यदि हम अब आगे की बात करें तो माइनस A क्या हो गया माइनस 2A अपॉन में नीचे क्या हो गया A प्लस बी, A माइनस बी क्या हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये सरल मिला तो हमको बहुत अच्छे तरीके से याद है, ठीक है। अब यहाँ यदि आप देखोगे 2A इंटू क्यू क्या है ये, जल्दी से बताओ 2A इंटू क्यू, जल्दी बताओ, वीडियो पॉज करो, टाइम स्टैम्प पर जल्दी बताओ 2A इंटू क्यू क्या है। बहुत यूज कर चुके हैं अपन इसको, जी हाँ बहुत चाहिए है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2A इंटू में Q, जैसे हम प्रदर्शित करते हैं P से, तो V इक्वल टू क्या आ गया माइनस PK, हाँ अरे वो वाला PK नहीं, दूसरा वाला PK, ठीक।
अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस पी के अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि हम देखें कि जो वैद्युत द्विध्रुव है ये बहुत छोटा है, इनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम है, तो r जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा किससे, a से, और r हो जाएगा, सॉरी जो a है a वो ये बहुत छोटा हो जाएगा किससे, r से, तो a हो जाएगा नेगलिजिबल, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस पी के अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये वैद्युत द्विध्रुव क्या अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, तो उस पर क्या हो गया है, उस पर हो गया मेरा विद्युत विभव। अच्छा, इसी के साथ हम देख लेते हैं अपनी दूसरी स्थिति। यदि ये आपको समझ में आ गया हो, एक बार स्क्रीन इसका ले लें, फिर अपन स्टार्ट करते हैं निरक्षीय स्थिति पर। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव क्या होगा, ठीक है ना। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है ये तो आप सभी जानते हो। निरक्षीय स्थिति क्या होती है, उसके लंबवत कोई बिंदु P लेते हैं हम, इस कैसे, उसके ये क्या है विद्युत द्विध्रुव, इसके लंबवत यदि हम कोई बिंदु P लेते हैं तो ये इसकी क्या कहलाती है, निरक्षीय स्थिति, ठीक है। यदि इसको हमने क्या माना है 2a, ये बिंदु क्या माना हमने O, तो O से प्लस Q की डिस्टेंस क्या हो जाएगी a, और यह माइनस Q की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी a। यदि ये इससे r दूरी पर स्थित, कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर, तो प्लस क्यू के कारण यदि ये a है ये r है, तो जल्दी से लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, ये दूरी भी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। क्लियर है ना। तो ये हो गई हमारी कौन सी स्थिति, ये हो गई हमारी निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति, निरक्षीय स्थिति, ठीक है ना। निरक्षीय स्थिति में भी सबसे पहले देखते हैं हम प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत विभव वो कितना होने वाला है, तो वो होने वाला है क्या, के क्यू अपॉन में, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, प्लस क्यू आवेश से पी की आर स्क्वायर प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब माइनस क्यू आवेश के कारण यदि हम देखें तो माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, के माइनस क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यदि टोटल इस डाइपोल मतलब कि टोटल द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर यदि हम विद्युत विभव निकालें तो वो V नेट इज इक्वल टू क्या आएगा, V और प्लस Q के कारण और प्लस में V माइनस Q के कारण, ठीक है ना। तो V नेट कितना आ गया अपना, V नेट आ गया प्लस Q के कारण कितना था, KQ अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस KQ अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जल्दी बताओ, KQ अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में से KQ अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यदि जाएगा तो क्या बचेगा, बिल्कुल सही, V नेट बचा, कुछ नहीं बचा। क्या बचा, कुछ बचा क्या, नहीं बचा, जीरो। जी हाँ, तो एक डाइपोल या फिर विद्युत द्विध्रुव पर निरक्षीय किसी पॉइंट, निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव जो आता है वो क्या आता है, जीरो, ठीक है ना। आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, नहीं तो पता चला कि फिजिक्स में भी हमें क्या आ गया, जीरो, जो कि असंभव है। यदि आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो ये तो आपको नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, इसके आगे कितने लिखे और मिलेंगे, मतलब टोटल 100। तो हमें फिजिक्स में टोटल कितने नंबर चाहिए जी, हमें फिजिक्स में चाहिए टोटल 100 में से 100। उसके लिए हम तो प्रयासरत हैं, और किसको होना पड़ेगा, आपको प्रयासरत होना पड़ेगा। एक बार आप यहाँ से पढ़ रहे हो, एक बार और रिवाइज कीजिए, और रिवाइज कीजिए। आप जितना ज्यादा रिवाइज करते जाएंगे, यकीन मानिए आप उतने ही अच्छे से, कोई भी व्यंजक हो, कितना भी बड़ा व्यंजक हो, कितनी भी बड़ी वो थ्योरी हो, है ना, कुछ भी हो, यदि आप मन लगा के पूरे शिद्दत के साथ आप यदि उसको पढ़ते हो तो इस बात का 100% गारंटी है कि वो चीज आपको याद हो जाएगी। ये बिल्कुल मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप ऐसा करके देखें। एक बार पढ़ें, एक बार नहीं हो रहा, 2 बार पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें, तीसरी बार में स्वतः ही अपने आप ये हाथ जो है वो डेरिवेशन अपने आप करने लगेंगे। आपको सोचना नहीं पड़ेगा इसके बाद क्या आएगा, इनको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ KQ अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर इसको माइनस करना, ये जीरो अपने आप पता चल जाएगा। ये किस चीज से होगा, लेकिन ये होगा आपकी प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा।
और जैसा कि शायद अभी लगभग सभी की अर्धवार्षिक परीक्षाओं का समय भी है, तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, है ना, कंटिन्यू बनाए रखें। हम तो आपके साथ हैं, बाकी आपको जो भी समस्या हो कमेंट में जरूर लिखा करें। आपको जिस भी टॉपिक को समझने में, कोई टॉपिक है उसका कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट जरूर करें, हम आपके कमेंट रेगुलर वॉच करते हैं। कोई भी समस्या है तो आप वहाँ पर लिखें। बाकी जो वीडियो है आप अपने परिचितों पर, जो आपके सहपाठी हैं, आपके साथ पढ़ रहे हैं, उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।